पढ़ेंगे? चलो हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसी। सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म तक अगर हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, लॉन्ग टर्म तक अगर आपको कॉम्पिटिटिव पोजीशन अचीव करनी है तो क्या करना चाहिए? आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या होता है? अगर सामान 100 रुपए का है, अगर आप उसकी प्राइस 100 की लगा रहे हो तो उसकी उतनी वैल्यू, उसकी उतनी वर्थ होनी चाहिए। वो 100 रुपए जितना वर्थफुल सेटिस्फैक्शन वाला उसका लेवल उतना होना चाहिए। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। एंड आप वैल्यू चेन में उन सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो जो एक्टिविटीज आपको थ्रेशोल्ड लेवल पे यूज करनी रहेंगी। थ्रेशोल्ड लेवल कौन सा लेवल होता है? जो पीक लेवल होता है, जब कंपटीशन पीक पे चल रहा है। अगर मैं वो सारी एक्टिविटीज पे काम करूं तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी, मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में मुझे हेल्प करेगा। वो सारी एक्टिविटीज को हमें क्या करना चाहिए? एनालाइज करना चाहिए। तो अगर आपको सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए एंड आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो थ्रेशोल्ड लेवल पे आपको यूज में लेनी पड़ेगी। देन मैनेजिंग लिंकेजेस। देखो, कितना भी अच्छा आपके पास कैपेबिलिटी हो, कितनी भी अच्छी आपके पास यूनिक स्ट्रेंथ हो, एक टाइम के बाद कोई ना कोई उसको कॉपी कर ही लेता है। आपके पास स्ट्रेंथ है कि आपकी लर्निंग पावर बहुत शानदार है, उसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, क्लास में फर्स्ट आते हैं। पर एक टाइम के बाद कोई ना कोई ऐसा बंदा आएगा जो इस स्ट्रेंथ को कॉपी कर लेगा, उसकी भी लर्निंग पावर अच्छी हो जाएगी और आपकी पोजीशन जो है वो हिल सकती है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुझे एक बार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है तो मुझे मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। एक टाइम के बाद वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि मुझे लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, जो वैल्यू चेन एक्टिविटीज थी, वैल्यू चेन एक्टिविटीज मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है आपकी, उन एक्टिविटीज में अपन लिंकिंग करते हैं कि मैं कौन सी एक्टिविटी को साथ साथ करूं ताकि मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक मुझे मिल सके। उसे ही कहते हैं मैनेजिंग लिंकेजेस। लिंक करना, कौन सी किनको लिंक करेंगे अपन? वैल्यू चेन एक्टिविटीज को। क्यों? ताकि मुझे सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। मैं मेरा एक ऐसा थ्रेशोल्ड लेवल, ऐसा लेवल सेट कर सकूं कि कोई भी वहां तक पहुंचने में किसी को इजी ना हो। डिफिकल्ट लेवल में सेट कर दूं कि वहां तक आप आसानी से नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अपन क्या करते हैं? लिंकिंग करते हैं वैल्यू चेन एक्टिविटीज में। अब लिंकिंग भी आपकी दो तरीके की होती है, एक होते हैं इंटरनल लिंकेजेस और एक होते हैं एक्सटर्नल लिंकेजेस। इंटरनल मतलब लिंक बिटवीन प्राइमरी टू प्राइमरी। आप दोनों प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी थी बच्चों? इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड सर्विस। तो आप दो कोई भी प्राइमरी को लिंक कर एक साथ काम कर रहे हो ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अगर अपन अपने फिनिश गुड्स का स्टॉक रख लेते हैं, अगर आप फिनिश गुड्स का स्टॉक रखते हो तो इससे फायदा क्या मिला बच्चों आपको? कस्टमर को जब चाहिए तब मैं सामान दे दूंगी, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर इससे नुकसान क्या हुआ? अगर फिनिश गुड्स का बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करते हो तो कॉस्ट, उसको मेंटेन करने की मेरी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो अपन यहाँ पे ये एनालाइज करेंगे कि जो मेरे फिनिश गुड्स का स्टॉक रखने से कस्टमर को फायदा ज्यादा हो रहा है या मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है। अगर कस्टमर को फायदा ज्यादा मिल रहा है तो मैं फिनिश गुड्स का स्टॉक ज्यादा मेंटेन करूंगी, पर अगर कस्टमर को फायदा कम मिल रहा है और मेरी कॉस्टिंग ज्यादा बैठ रही है तो मैं फिनिश गुड्स का उतना स्टॉक मेंटेन नहीं करूंगी। तो इसकी वजह से मुझे क्या मिल पाएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। तो पहला है लिंक बिटवीन प्राइमरी टू प्राइमरी। अपन ने दो प्राइमरी एक्टिविटीज में लिंकिंग कर दिया।
कि अपन ने फिनिश गुड्स का स्टॉक रखा, उससे मेरी प्रोडक्शन शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम खत्म। कस्टमर को जब चाहिए तब सामान मैं उसको दे सकती हूँ, रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ, तो कस्टमर मेरा क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। बट इससे मेरा लिमिटेशन क्या हुआ कि मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मैं देखूंगी कि मुझे मिलने वाले फायदे ज्यादा हैं या लगने वाली कॉस्ट ज्यादा है। अगर फायदे ज्यादा तो फिनिश गुड्स का स्टॉक ज्यादा रखोगे, पर अगर कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो फिनिश गुड्स का आप स्टॉक कम मेंटेन करोगे। सेकेंड है, इट इज इजी टू मिस दिस लिंकेज। अभी अपन ने क्या, लिंक बिटवीन प्राइमरी टू प्राइमरी। जरूरी नहीं है दो प्राइमरी एक्टिविटीज में लिंकिंग हो तभी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। आप अलग अलग प्राइमरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे तो भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, ऑपरेशन एंड मार्केटिंग, दो डिपार्टमेंट्स दे दिए। ऑपरेशन जहाँ पे एक्चुअल काम होता है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। मार्केटिंग जहाँ लोगों को अवेयर करवाया जाता है। आप इन दोनों को अलग सेपरेटली चलाओगे तो भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। ऑपरेशन मतलब अगर अपन हाई वॉल्यूम में सामान बनाते हैं, बहुत सारा क्वांटिटी में, तो उससे मेरी कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी बच्चों, कम आएगी। और मैं लो वैरायटी क्यों, अगर आप ज्यादा वैरायटी में कुछ भी सामान बनाते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में बनाते हैं, तो आपकी कॉस्टिंग हमेशा ज्यादा आएगी और वेस्टेजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप कम वैरायटी पे सामान बनाते हैं और ज्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में सामान बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, तो उससे आपको क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मार्केटिंग में अगर आपको क्या करना चाहिए, मार्केटिंग टीम अपना सामान स्पीडली बेचे, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल मतलब जिसको जैसा चाहिए वैसा बेच रही है। अगर किसी को डिस्काउंट वाला चाहिए तो वो मार्केटिंग टीम मेरी डिस्काउंट वाले सामान उसको दिखा रही है। अगर किसी को फ्रेश अराइवल्स पसंद है तो मेरी मार्केटिंग टीम उसको सिर्फ फ्रेश अराइवल सामान दिखा रही है। कोई हिंदी भाषा में समझता है तो उसको हिंदी भाषा में बोलकर सुना रही है। कोई मारवाड़ी में कंफर्टेबल है तो उसको मारवाड़ी में समझा रही है। तो मेरी मार्केटिंग टीम कैसी होनी चाहिए, जो स्पीडली सामान सेल आउट कर सके, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा वैरायटी हो कस्टमर्स को ऑफर कर सके। तो आप अगर प्राइमरी टू प्राइमरी में लिंक नहीं करते तो भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पा रहा है। प्राइमरी टू प्राइमरी में लिंकिंग नहीं करना मतलब ऑपरेशन और मार्केटिंग को सेपरेट एनालाइज करना। ऑपरेशन मतलब ज्यादा वॉल्यूम, कॉस्ट पर यूनिट कम एंड कम वैरायटी। मार्केटिंग मतलब स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैरायटी टू द कस्टमर्स। देन लिंक बिटवीन प्राइमरी टू सपोर्टिव। प्राइमरी और सपोर्टिव में भी लिंक कर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। कैसे, आजकल सब चीजें कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे हो गई है। पहले अपन को कहीं भी जाना होता था तो ऑटो बुक करते थे, आज भी झुंझुनू में तो अपन ऑटो ही रखते हैं, बट जयपुर जैसी सिटीज में लोग ओला उबर बुक कर लेते हैं। पहले आपको कहीं भी ट्रैवल करना होता था तो आप ट्रैवल एजेंट को फोन करते थे, फिर वो आपके लिए बुकिंग कर हर जगह की देता था, फ्लाइट्स की, होटल्स की, वो बुकिंग करता था। आजकल कंप्यूटर बेस्ड जमाना है, अपन खुद की बुकिंग्स हर जगह की खुद कर सकते हैं। तो लोगों का काम करने का तरीका बदल गया बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई। तो आपने प्राइमरी को सपोर्टिव के साथ कनेक्ट किया तो भी आपको क्या मिल पाया, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पाया। हाँ, प्राइमरी मतलब आप जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो रहे हैं, जो मार्केटिंग हो रही है, वो भी आप कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हो। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी से कर रही हूँ मैं मार्केटिंग, मैं जाकर बोलकर नहीं बता रही अरे मैं ये सामान बेचती हूँ, मैं ये सामान बेचती हूँ, नहीं, मैं कंप्यूटर, मैं सोशल मीडिया की हेल्प से आपकी मार्केटिंग कर रही हूँ मेरे प्रोडक्ट्स की। तो हो गया प्राइमरी टू सपोर्टिव। देन लिंक बिटवीन सपोर्टिव टू सपोर्टिव। लिंक बिटवीन सपोर्टिव टू सपोर्टिव में भी आपको उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स नई टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, ह्यूमन रिसोर्स भी मेरे पास शानदार है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, और ह्यूमन रिसोर्स अगर जानता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे यूज में लेना है और कैसे उस पर काम करना है, तो उसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। बट इस वाले में सबसे ज्यादा दिक्कत ही यही होती है कि ज्यादातर जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पाते, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज में लेना नहीं आता। तो अपन ने क्या पढ़ लिए, इंटरनल लिंकेजेस पढ़ लिए। इंटरनल लिंकेजेस में पहला था लिंक बिटवीन प्राइमरी टू प्राइमरी। उसमें अपन ने क्या किया, फिनिश गुड्स का स्टॉक रखा, उससे मेरी प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग प्रॉब्लम खत्म, कस्टमर को जब चाहिए तब मैं उसको रिस्पॉन्ड कर पा रही हूँ, पर उससे मेरी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो बढ़ गई। तो मैं ये एनालाइज करूंगी कि बेनिफिट ज्यादा हो रहे हैं या कॉस्ट ज्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा।
सेकंड क्या था, मिस द लिंक। कोई जरूरी नहीं है प्राइमरी टू प्राइमरी में लिंक करना, फिर भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। कैसे, अपन ऑपरेशन और मार्केटिंग को सेपरेट सेपरेट एनालाइज करेंगे। ऑपरेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, वैरायटी कम, कॉस्ट कम। मार्केटिंग मतलब स्पीड ज्यादा, फ्लेक्सिबल ज्यादा और वैरायटी ज्यादा। थर्ड है लिंक बिटवीन प्राइमरी टू सपोर्टेड। सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो गया, पहले वैसे बुकिंग होती थी, अब ओला उबर से ट्रैवल भी अपन खुद ही अपना बुक कर पा रहे हैं। लास्ट क्या है, लिंक बिटवीन सपोर्टिव टू सपोर्टिव। ह्यूमन रिसोर्स अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना जानता है तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। ये अपन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, मैनेजिंग लिंकेजेस। मैनेजिंग लिंकेजेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अपन प्राइमरी मतलब वैल्यू चेन एक्टिविटीज को लिंक करते हैं एक दूसरे से। क्यों, ताकि मुझे लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। चाहे कितनी भी अच्छी आपके पास कैपेबिलिटीज हो, एक टाइम के बाद कोई ना कोई उस कैपेबिलिटी को कॉपी कर ही लेता है और अपन को लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाता। सेकंड पॉइंट इसमें क्यों दे रखा है? सेकंड पॉइंट दे रखा है कौन सा, मिस द लिंक। हाँ, मिस द लिंक। आप सेपरेट सेपरेट इवैल्यूएट करोगे तो भी आपको कॉम्पिटिटिव, हाँ लिंकेज का होगा। लिंकेज बेटा सब में लिंकेजेस है ना, बाकी सब में लिंकेजेस हैं। जरूरी नहीं है लिंकिंग हो तो ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, बिना लिंक के भी मिलेगा। बट अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। फिर अपने आ गए एक्सटर्नल लिंकेजेस। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अकेले काम नहीं करती कभी भी, वो अपने सप्लायर्स, अपने चैनल्स, अपने कस्टमर्स के साथ मिलकर काम करती हैं। तो वो सारे क्या होते हैं, आपके एक्सटर्नल लिंकेजेस होते हैं। उसमें पहला पॉइंट है वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये पॉइंट अपन को होल्ड पे डालना है। होल्ड मतलब ये चैप्टर नंबर 4 में अपन को बहुत अच्छे से थॉरली मैं पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर मोर रीसेंट फिलॉसफी हैज बीन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो शुरू से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करो। ऐसा नहीं है कि वो बन गया उसके बाद क्वालिटी के बारे में सोच रहे हो, नहीं, फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द रॉ मटेरियल आप अपनी क्वालिटी के बारे में सोचो। तो आजकल मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, अपने सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब वो प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं कि हम ये बनाएंगे, उसी टाइम पे वो अपने सप्लायर्स कौन हुए उनके, जो उनको रॉ मटेरियल देंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन हुए, जो उनका सामान बेचेंगे। तो जो रॉ मटेरियल देंगे वो हो गए आपके सप्लायर्स, और डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन हो गए आपके, जो आपका सामान क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरर उनको अपने साथ शुरू से रखेगा तो होगा क्या, देखो जब मैन्युफैक्चरर सामान की डिजाइन कर रहा है प्रोडक्ट की, तो डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा अरे कस्टमर को तो ये पसंद है, इस तरीके की डिजाइन है पसंद है, आप ऐसा डिजाइन करो। और रॉ मटेरियल वाला सप्लायर उसी टाइम पे वहीं बैठा है तो वो बता पाएगा, वो समझ पाएगा कि हाँ इनको इस तरीके की रॉ मटेरियल की जरूरत है, वो अवेलेबल है या नहीं है, या वो जो सोच रहे हैं वो बन भी सकता है क्या इस कॉस्टिंग में या नहीं हो सकता, वो सारी बातें उनको वो उसी टाइम पे बता देगा। तो फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द स्टार्टिंग आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है, उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। जो थर्ड पॉइंट है वो सेकंड से कनेक्टेड है। आजकल मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, अपनी सप्लायर्स की परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करते हैं। सप्लायर्स कौन, रॉ मटेरियल, कि वो कैसा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खराब, उनकी क्वालिटी चेकिंग, उनकी पेनल्टीज, अगर उन्होंने खराब परफॉर्म किया है तो उनको पेनल्टी लगेगी, और अगर अच्छा परफॉर्म टाइम पे अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल दे रहे हैं तो हम उनको ज्यादा रिवॉर्ड्स, ज्यादा इंसेंटिव्स हम उनको दे सकते हैं। ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है आपकी क्वालिटी इन्हांसमेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन के लिए। बहुत जरूरी है कि आप अपने सप्लायर्स की परफॉर्मेंस को कंट्रोल रखो और उनको बहुत डिटेल में समझाओ कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये है आपके मैनेजिंग लिंकेजेस। मैनेजिंग लिंकेजेस मतलब क्या होता है कि आप कितनी भी अच्छी कैपेबिलिटी ले आओ, कितनी भी अच्छी कोर कॉम्पिटेंसी ले आओ, एक टाइम के बाद कोई ना कोई उसको कॉपी कर ही लेता है। आपको कभी भी बहुत लंबे समय तक उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, वैल्यू चेन एक्टिविटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करें
ताकि हम एक ऐसा थ्रेशोल्ड लेवल सेट कर सकें जो कोई भी आसानी से उसको कॉपी या मैच ना कर सके। उसके लिए अपन लिंकेजेस करते हैं। पहले लिंकेजेस कौन से थे? इंटरनल लिंकेजेस। इंटरनल में कौन से थे? प्राइमरी टू प्राइमरी। इसके अंदर क्या था बच्चों? फिनिश गुड्स का आप क्या रखते हो? स्टॉक। उससे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम खत्म, कस्टमर को टाइम पे सामान दे पा रहे हैं पर उससे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ज्यादा है, तो वो अपन देख लेंगे क्या चीज ज्यादा मिल रही है। सेकंड क्या था? इट इज इजी टू मिस द लिंक। लिंक मत करो। ऑपरेशन और मार्केटिंग को सेपरेट एनालाइज करो। ऑपरेशन मतलब वॉल्यूम ज्यादा, कॉस्ट पर यूनिट कम एंड वैरायटी कम, और मार्केटिंग मतलब स्पीड ज्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा एंड वैरायटी भी ज्यादा। सब कुछ ज्यादा होना चाहिए मार्केटिंग के अंदर। फिर लिंक बिटवीन प्राइमरी टू सपोर्टिव, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गया कि सब कुछ ओला, उबर, ट्रैवल बुकिंग्स ये सब आप लोग खुद ही करने लग गए। इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पा रहा है। लास्ट क्या था? लिंक बिटवीन सपोर्टिव टू सपोर्टिव। इसमें अपन ह्यूमन रिसोर्स अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करेगा तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। देन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने कस्टमर्स, अपने सप्लायर्स के साथ भी कनेक्टेड होती हैं, इसलिए उनके बीच में क्या आ गया? एक्सटर्नल लिंकेजेस। पहला कौन सा था? वर्टिकल इंटीग्रेशन। सेकंड कौन सा था? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि मैन्युफैक्चरर डिजाइनिंग के टाइम से ही सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने साथ रखेगा। एंड थर्ड क्या था? कि हम सप्लायर्स की परफॉर्मेंस को भी क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग उनको पेनल्टीज लगा रहे हैं ताकि अपनी कॉस्ट रिडक्शन और क्वालिटी इनहेंसमेंट हो सके। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना, एज ओवर द राइवल्स, राइवल्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना, उसे क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिल रहा है? जब उसका प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा है, तो मैं कहूंगी कि उसको क्या मिल रहा है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लॉन्ग टर्म तक चाहिए तो आपके पास रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे रिसोर्स मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है, और वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज बच्चों दो तरीके की होती हैं। कौन सी? टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिसको टच कर फील कर देखा जा सकता है, जैसे कि मेरी मशीनरी, जैसे का मेरा ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि मेरी रॉ मटेरियल, मेरा मनी, मेरा बिल्डिंग, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। टैंजिबल रिसोर्स को कोई भी देख सकता है, हाँ इसके पास ये वाली मशीन है, एक टाइम के बाद वो भी दूसरा भी खरीद सकता है। तो टैंजिबल रिसोर्स की वजह से आपको कभी भी लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। वो इजीली इमिटेटेबल है, मतलब कोई भी आसानी से उसको कॉपी कर सकता है। इनटैंजिबल रिसोर्सेज कौन सी होती है? सीक्रेट। इनटैंजिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो टच कर फील कर नहीं देखे जा सकते, वो धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं। जैसे कि कोई बंदा है, उसका नेचर इतना शानदार है, बहुत अच्छा नेचर है। अब जो कॉम्पिटिटर है वो सब कुछ कॉपी कर सकता है, बट उसका नेचर वो कभी भी कॉपी नहीं कर सकता। वो उसके लिए क्या हो गई? उसकी एक इनटैंजिबल रिसोर्स, कि वो जिससे भी बात करता है वो बंदा, तो वो उससे इंप्रेस हो जाता है और सामने वाला उसको अपना बिजनेस दे देता है। उसकी वजह से उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। जैसे आपकी जो स्किल्स होती हैं, आपकी जो नॉलेज होती है, वो टैंजिबल रिसोर्स है या इनटैंजिबल? इनटैंजिबल। मेरी नॉलेज को कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसकी वजह से मुझे ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता। आपके वर्कर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, वो टैंजिबल रिसोर्स है या इनटैंजिबल? इनटैंजिबल। वर्कर्स के साथ अगर आपके बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं, तो कोई बंदा कितनी भी कोशिश कर ले, अगर उसके नेचर में ये नहीं है तो वो फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप नहीं कर सकता। आपकी गुडविल टैंजिबल रिसोर्स है या इनटैंजिबल? इनटैंजिबल रिसोर्सेज हैं। तो इनटैंजिबल रिसोर्स ऐसा नहीं है कि एक ही बार में खरीदी और वो बन गई, नहीं। इनटैंजिबल रिसोर्स धीरे धीरे टाइम के साथ जनरेट होती जाती हैं।
क्योंकि वो दिखती नहीं है, इसलिए उनको कॉपी करना बच्चों आसान है या मुश्किल? मुश्किल। अगर आपके पास इंटैंजिबल रिसोर्स है और उसकी वजह से अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है तो आपको लॉन्ग टर्म तक मिल सकता है, क्योंकि कोई भी आसानी से उसको इमिटेट या कॉपी नहीं कर सकता। देन कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों? काम करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? कैपेबिलिटीज कह देते हैं। कैपेबिलिटीज मतलब आप किस तरीके से चीजों को इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं ताकि आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, उसे क्या कह देते हो? कैपेबिलिटी। एग्जाम्पल इफेक्टिव कस्टमर सर्विस, एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिजाइन, क्वालिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ये सब आपकी क्या हो सकती हैं? कैपेबिलिटीज की कितने अच्छे से आप चीजों को मैनेज करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, जिसके पास रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा है, तो क्या उसको उन चीजों को अपनी स्ट्रैटेजी में काम में लेना चाहिए? हाँ या ना? लेना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके पास रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज उसके कॉम्पिटिटर से अच्छी हैं, तो उन चीजों को उसको अपनी स्ट्रैटेजी में काम में लेना चाहिए ताकि उसको क्या मिल सके? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब रिसोर्सेज कैपेबिलिटी को मैंने काम में तो ले लिया, स्ट्रैटेजी में मुझे मिल भी गई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बट कितने लंबे समय तक मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उन रिसोर्स और उन कैपेबिलिटीज की वजह से, बैठ जाओ बच्चों, कितने लंबे समय तक मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा उन रिसोर्स एंड उन कैपेबिलिटीज की वजह से? वो डिपेंड करता है, ये रिसोर्स और कैपेबिलिटीज की ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो आपको लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी से ये तो है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, बट वो कितने लंबे समय तक, कितना सस्टेनेबल मिलेगा, वो डिपेंड करता है इन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्स एंड द कैपेबिलिटीज। पहला है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना लंबे समय तक मुझे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, depends on the rate of obsolescence of the resource and capability, depends on rate of deterioration of the resource and capability। किस रेट से आपके रिसोर्सेज और किस रेट से आपकी कैपेबिलिटीज जो है वो डिटोरिएट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपको कितने लंबे समय तक उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्थ कह रहे हैं पेटेंट, सीक्रेट्स, ठीक है, पेटेंट मैंने ले लिया, वो मेरी रिसोर्स है, पेटेंट आपने ले लिया, आपकी रिसोर्स है, पर आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां इनोवेशंस बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो वो पेटेंट आपका बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो आपको उसकी वजह से लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। कैपेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सीईओ है जो बहुत एक्सपर्टाइज है, वो हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को सीईओ की वजह से कब तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है? जब तक वो सीईओ उसके साथ है। अगर वो छोड़कर चला गया, छोड़कर जा, 2 तरीके से सकता है, या तो उसका रिटायरमेंट हो गया, या उसका ट्रांसफर हो गया, या फिर वो बंदा दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेगा। 3 तरीकों से वो छोड़ सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। जब तक वो मेरे साथ है तब तक तो मुझे उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, पर वो जब छोड़कर चला जाएगा तो उसकी वजह से मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो पहला है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने लंबे समय तक आपको उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ डिटोरिएशन ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। रिसोर्स और कैपेबिलिटी किस रेट से डिटोरिएट मतलब कम होना, डिमिनिश होना, कम होती जा रही है। अगर आपका प्रोडक्ट का पेटेंट है पर आप इनोवेटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो पेटेंट बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा। अगर आप सीईओ पे डिपेंड करते हैं और वो छोड़कर चला गया तो आपको लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। आ रहा है बच्चों समझ में डियूरेबिलिटी। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी। मेरे पास ऐसी रिसोर्स, ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो ड्यूरेबल तो है मतलब वो डिटोरिएट तो नहीं हो रही, पर अगर वो इजीली ट्रांसफरेबल हैं
तो भी मुझे उसकी वजह से लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। सीईओ आपकी रिसोर्स मशीन मेरे पास है तो सही है, बट कोई ज्यादा पैसे देकर वो मशीन अगर मेरे से खरीद पा रहा है, कोई मेरे ह्यूमन रिसोर्स को बहुत सारा पैसा खिलाकर, उसको कमीशन खिलाकर वो अपने पास खींच पा रहा है, तो मुझे उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। तो वो मेरे पास ड्यूरेबल तो है, बट अगर वो इजीली ट्रांसफरेबल है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अगर वो ट्रांसफर करी जा सकती है, रिसोर्स हो चाहे कैपेबिलिटी हो, तो भी आपको उसकी वजह से लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी मतलब बच्चों कॉपी करना। कई बार ऐसी रिसोर्सेज, ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं कि ठीक है आप कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करोगे तो बहुत पैसा खर्च होगा, बट लोग कई बार उसको स्क्रैच से डेवलप कर लेते हैं। वो मूवी आई थी एक पैडमैन मूवी आई थी, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट उसने उसकी चीजों को स्क्रैच से बना दिया। जब वो बन जाएंगी तो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसके हाथ से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इमिटेटिबिलिटी कि उसको आसानी से कोई कॉपी भी ना कर सके और आसानी से कोई स्क्रैच से बना भी ना सके। मतलब परचेज तो आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत महंगा है, पर आप बना भी ना पाओ तब तो आपको लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज आपको लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसका ये एग्जाम्पल जो है ये छोड़ देना। नेक्स्ट है रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज का ही नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज अप्रोप्रिएबिलिटी। मेरी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अप्रोप्रिएट का मतलब किसको रिटर्न्स मिल रहे हैं उस रिसोर्स और उस कैपेबिलिटीज की वजह से, किसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से किसको रिटर्न्स मिल रहे हैं, और जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो अप्रोप्रिएट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। रिटर्न्स या तो आपके स्टेक होल्डर्स को मिलेंगे या रिटर्न्स आपके कस्टमर्स को मिलेंगे। किसको मिल रहे हैं रिटर्न्स, और जिनको जितने रिटर्न्स मिल रहे हैं उतने सफिशिएंट रिटर्न्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये चार हमने क्या पढ़ लिए बच्चों, रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज की चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली जो डिसाइड करेंगे कि आपको कितने लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। पहली क्या थी, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ डिटोरिएशन ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। रिसोर्स अगर प्रोडक्ट का पेटेंट राइट ले रखा है बट इंडस्ट्री इनोवेटिव है तो पेटेंट जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा। अगर सीईओ पे डिपेंड करता है, वो छोड़कर चला गया तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। सेकेंड ट्रांसफरेबिलिटी, ड्यूरेबल तो है बट अगर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं तो भी लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। थर्ड इमिटेबिलिटी कि कोई खरीद तो नहीं सकता महंगा है, पर अगर वो स्क्रैच से बना पा रहा है तो भी आपको लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट अफोर्डेबिलिटी नहीं, अप्रोप्रिएबिलिटी। अप्रोप्रिएबिलिटी मतलब उसके रिटर्न्स अप्रोप्रिएट मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और किसको मिल रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को मिल रहे हैं या कस्टमर्स को मिल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? इतना रिवाइज करें शुरू से। यस मैम, ऐसा करें फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम। चलो मैं ही बोल देती हूँ। हाँ जी, हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसी। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाना है तो दो चीज होनी चाहिए, तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बनाओ और एक आइडेंटिफाई करो वो सारी एक्टिविटीज जो हमें थ्रेशोल्ड लेवल पे करनी है, फॉलो करनी है। थ्रेशोल्ड मतलब पीक लेवल, कॉम्पिटेंसी का जो पीक लेवल होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा मैनेजिंग लिंकेजेस। कितना भी अच्छा कैपेबिलिटी हो, एक टाइम के बाद वो कॉपी हो ही जाता है और उसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब छापना होता है बच्चों। मैनेजिंग लिंकेजेस क्वेश्चन आ गया तो जितना मैं बोल रही हूँ ना, ये भी आपको इंट्रोडक्शन छापना पड़ेगा। हाँ जी, मैनेजिंग लिंकेजेस। मैनेजिंग लिंकेजेस का मतलब क्या है, कितनी भी अच्छी कैपेबिलिटी हो, एक टाइम के बाद वो कॉपी हो ही जाएगी, उसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अपन वैल्यू चेन एक्टिविटीज में लिंकिंग करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, ताकि अपन एक थ्रेशोल्ड लेवल
एक एक बेंचमार्क सेट कर सकें जिसको कोई भी आसानी से कॉपी ना कर सके और अपन को सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। उसलिए अपन पहले इंटरनल लिंकेजेस करते हैं। पहला लिंक कौन सा था? लिंक बिटवीन प्राइमरी टू प्राइमरी। इसमें क्या था? फिनिश गुड्स का स्टॉक रखा, उससे मेरी प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम खत्म। कस्टमर को जब सामान चाहिए तब मैं उसको दे पा रही हूँ, पर इससे मेरी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बढ़ गई। अब आप देख लोगे बेनिफिट ज्यादा या कॉस्ट ज्यादा। सेकंड क्या था? मिस द लिंक। ऑपरेशन और मार्केटिंग अलग अलग समझो। ऑपरेशन मतलब लो वैरायटी, प्रोडक्शन ज्यादा और कॉस्ट पर यूनिट कम। मार्केटिंग मतलब सब ज्यादा होना चाहिए, स्पीड ज्यादा, वैरायटी ज्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा। देन लिंक बिटवीन प्राइमरी टू सपोर्टेड, या कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का आप काम में लेते हो, ओला उबर ट्रैवल बुकिंग। नेक्स्ट क्या था? लिंक बिटवीन सपोर्टिव टू सपोर्टिव, ह्यूमन रिसोर्स भी क्या सीख रहा है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। सबसे मुश्किल ये वाला लिंकेज होता है क्योंकि ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पाते। फिर एक्सटर्नल लिंकेजेस में पहला था वर्टिकल इंटीग्रेशन, नेक्स्ट था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरर्स डिजाइनिंग के टाइम पे किसको अपने साथ रखेंगे? सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या था यहाँ पे? सप्लायर्स की भी परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर करते हो ताकि आपकी कॉस्ट कम हो, क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। फिर अपन ने पढ़ा रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज एंड वैल्यू क्रिएशन इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। रिसोर्सेज दो तरीके की होती हैं बच्चों, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिनको टच कर कर फील कर कर देखा जा सकता है, जैसे कि एग्जांपल बिल्डिंग मशीनरी, क्योंकि वो देखी जा सकती हैं तो वो इजीली इमिटेबल है, उसको आसानी से कोई भी कॉपी कर सकता है। इंटैंजिबल रिसोर्सेज जिसको टच कर कर फील कर कर देखा नहीं जा सकता, वो इजीली कोई कॉपी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल इंटैंजिबल रिसोर्सेज के नॉलेज, स्किल्स, आपका रिलेशन, आपका नेचर, आपका गुडविल, आपके पेटेंट्स, ये सब चीजें, ठीक है। देन कैपेबिलिटीज का मतलब क्या होता है? क्षमता। किस तरीके से आप चीजों को इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं ताकि आप वो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। कितने अच्छे से मैं लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करती हूँ, कितने अच्छे से मैं कस्टमर्स को मेंटेन करती हूँ, ये सब मेरी क्या होती हैं? कैपेबिलिटीज होती हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास उसकी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दोनों बहुत अच्छी हैं तो उसको स्ट्रैटेजी में काम में लेना चाहिए ताकि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। बट वो कितने लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा डिपेंड्स ऑन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्स एंड द कैपेबिलिटीज। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इज द रेट ऑफ डिटोरिएशन ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। रिसोर्स में प्रोडक्ट का पेटेंट, इनोवेटिव इंडस्ट्री तो वो पेटेंट क्या हो गया? ऑब्सोलीट। और कैपेबिलिटी में सीईओ छोड़कर चला गया तो मुझे लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। सेकंड क्या था? ट्रांसफरेबिलिटी, कि वो ड्यूरेबल तो है बट वो आसानी से अगर ट्रांसफर करी जा सकती है तो भी मुझे लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। थर्ड क्या था? इमिटेबिलिटी, कि आप खरीद नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगा था, पर अगर आप स्क्रैच से बना पा रहे हैं तो भी आपको लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या था? अप्रोप्रिएबिलिटी, कि अप्रोप्रिएट रिटर्न्स मिल भी रहे हैं या नहीं और किसको मिल रहे हैं। अपन ने स्टार्टिंग में इसमें हेडिंग मैंने आपको पढ़ाई थी रोल ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज एंड वैल्यू क्रिएशन। रिसोर्स कैपेबिलिटीज हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है। वैल्यू बच्चों शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वैल्यूएबल 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 क्या होता था? कस्टमर्स को वर्थ, सैटिस्फैक्शन, फंडामेंटल बेनिफिट, रियल इम्पैक्ट पढ़ना चाहिए, वर्थ लगनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, तब तो कस्टमर आपसे वो सामान खरीदेगा और वो खरीदेगा तो आपको क्या मिलेगा? उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो वैल्यू मतलब कस्टमर को क्या मिलनी चाहिए? ज्यादा वर्थ मिलनी चाहिए। कस्टमर को ज्यादा वर्थ कब मिलती है? जब प्रोडक्ट में फीचर्स ज्यादा होते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी, वो जब चाहिए तब अवेलेबल, वो ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग चल रहा है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और कस्टमर उसके लिए उतना पैसा देने के लिए तैयार है। कब कहोगे आप कस्टमर को वैल्यू मिल रही है? जब उस प्रोडक्ट में फीचर्स बहुत सारे हों, उस प्रोडक्ट के फीचर्स ज्यादा, क्वालिटी ज्यादा,
अवेलेबिलिटी है वो ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और मैं उसके लिए उतने रुपए तक देने के लिए तैयार हूँ जितने आप मांग रहे हो, तो मुझे वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी। वापस बोलो, वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड विलिंग टू पे। टोटल 6 पॉइंट्स है। वापस बोलो, वैल्यू इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, एक बार वापस बोलो, value is measured in terms of features, quality, availability, durability, performance and willing to pay। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कस्टमर को कितनी वैल्यू मिल रही है डिपेंड करता है फर्म की उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई। सपोज कोई प्रोडक्ट बनाने में उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 5 रुपए, पर उसने प्राइस कितने की लगाई 7 रुपए, और कस्टमर को बेनिफिट, फायदा, वैल्यू, कंज्यूमर सरप्लस जो अपन पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में, याद है कंज्यूमर सरप्लस क्या होता था? मुझे वो सामान इतना वर्थफुल लग रहा है कि मैं 10 रुपए तक का मान रही हूँ, उसको मिल कितने में गया 7 का, तो ये 10 से 7 का बीच का जो 3 रुपए का डिफरेंस है वो क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस, और जो 5 से 7 के बीच में है वो कंपनी का क्या है, प्रॉफिट है। तो अगर किसी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट से वैल्यू ज्यादा मिलती है तो उस कंपनी को उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट भी हमेशा ज्यादा ही होगा। ये डायग्राम भी बनाकर आना है जब भी आपसे वैल्यू क्रिएशन पूछा जाए तब। क्यों नहीं मिलेगा, याद होना चाहिए अच्छे से। पेपर होता है EISSM का सुपर लेंदी पेपर, सुपर लेंदी उन लोगों के लिए जिनको आता है, जिनको नहीं आता उनके लिए सुपर छोटा पेपर। हाँ, 3 घंटे का पेपर आधे घंटे में भी कर सकते हो, 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में भी नहीं होता, वहाँ आप पे डिपेंड करता है। वो पेपर आपका कंप्लीट और अच्छा कंप्लीट, चाहे वो मेरा टेस्ट हो चाहे वो इंटर का एग्जाम हो, कब होगा, जब हमें चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी, एकदम परफेक्ट याद होगा। आपका काम सिर्फ लिखना 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 होगा, तो आप पेपर कंप्लीट भी कर पाओगे, चाहे वो मेरा टेस्ट है मैं बता रही हूँ, और अच्छा लिख पाओगे। जो आप लोग क्लास में सुनाते हैं ना, मैडम 1 मिनट सोच रहे हैं, मैडम 1 मिनट सोच रहे हैं, वो करोगे तो पेपर आपका आधा छूट जाएगा पेपर, और जो लिखोगे वो भी उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे। आ सकते हैं, MCQ के लिए भी केस स्टडीज आ सकती हैं और वैसे भी केस स्टडीज आ सकती हैं। लेंथ जो किताब में छापा है उतनी लेंथ, अगर वो पूछ रहा है तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पन्ने से डिफाइन नहीं होता मार्क्स, यहाँ डिफाइंड होता है, उसने जो पूछा है वो पूरा लिख दो बस। अगर वो, मैं सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, वैसे आता नहीं है ऐसा, सपोज बच्चों ध्यान दो, अपना दिमाग ऐसे मत चला लेना। अभी अपन ने पढ़े 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिसोर्स कैपेबिलिटी, मैंने सपोज ये क्वेश्चन 1 नंबर में दे दिया, अब आप लोग अपना दिमाग क्या चलाओगे, अरे 1 ही नंबर का है, कई बच्चा तो 1 ही पॉइंट लिख के आएंगे, कोई बच्चे इन चारों की सिर्फ हेडिंग लिख कर आएंगे, तो वो 0 मिल जाएगा उसमें से। ऐसा नहीं होता। अरे सुनो, मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ बच्चों, ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ। आपको मार्क्स देखकर आंसर नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन देखकर आंसर लिखना है। मार्क्स उसने सोच रखे हैं, उसको किस पॉइंट का, अगर मैंने 1 नंबर में ये 4 पॉइंट्स पूछे हैं तो मतलब मैं एक पॉइंट का 1/4 काउंट कर रही हूँ मैं, तो आपने जितना लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आपको मार्क्स देखकर खुद डिसाइड नहीं करना कि इतना लिखना है और इतना नहीं। कोई कंफ्यूजन है तो अपने टीचर से पूछो, मेरे से पूछ लेना, कोई भी कंफ्यूजन हुआ टेस्ट में कि मैडम इसमें इतना लिखना है इतना नहीं लिखना। अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ो और जितना मैं जो टॉपिक पढ़ाती हूँ उसके अंदर वो पूरा छापो, ठीक है।
चलो हाँ जी पढ़े। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, क्वालिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी, परफॉर्मेंस और विलिंगनेस टू पे। कस्टमर को जितना ज्यादा वैल्यू, समझ में आ गया? वैल्यू किसे कहते हैं? कॉस्ट, फिर उसकी प्राइस और फिर उसकी वैल्यू। प्राइस और वैल्यू में जो डिफरेंस हो है वो कस्टमर की सरप्लस, और कॉस्ट और प्राइस में जो डिफरेंस है वो फर्म का प्रॉफिट। किसी भी कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट से वैल्यू ज्यादा मिलती है तो वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेगा और स्टेक होल्डर्स उस बिजनेस में ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो आपको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमेशा बनाने चाहिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट की सही होनी चाहिए, आप क्या प्राइस लगा रहे हो, कस्टमर को कितना उससे वैल्यू मिल रहा है। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैल्यूएशन का मतलब कस्टमर को उस प्रोडक्ट की वजह से क्या मिल रही है? यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर उसके लिए कितना रुपए तक देने के लिए तैयार है। माइकल पोर्टर कहते हैं, वापस आ गए माइकल पोर्टर, 2 जगह आ चुके अभी तक। एक तो 5 फोर्सेस बताए थे, एक वैल्यू चेन एक्टिविटीज को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। माइकल पोर्टर कहते हैं कि अगर अपन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो आप ये 2 स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट एडवांटेज। ये दोनों स्ट्रैटेजीज आने वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे। अभी मैं बता देती हूँ क्या कहता है ये 2 स्ट्रैटेजीज। कॉस्ट एडवांटेज मतलब सबसे सस्ता सामान, कि आप सबसे सस्ता बेचो, सबसे सस्ता आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन कहता है यहाँ पे आप पैसों की चिंता मत करो, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, उसमें कुछ अलग होना चाहिए, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। तो माइकल पोर्टर कहते हैं कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो आप ये 2 स्ट्रैटेजीज से भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं? कॉस्ट एडवांटेज एंड डिफरेंशिएशन। क्लियर, समझ में आ गया? वैल्यू क्रिएशन, तो रोल ऑफ रिसोर्स का क्या रोल था, कैपेबिलिटी का क्या रोल था, एंड वैल्यू क्रिएशन। अगर ज्यादा वैल्यू दे रहे हो कस्टमर को तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, और कम वैल्यू दे रहे हो तो कम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। बता देती हूँ, डेली इस चीज़ पे माथापच्ची नहीं करूँगी आपके साथ। मेरी क्लास 1.5 घंटे की होगी SM की, और जब मैं EIS शुरू कर दूंगी तो वो 2 घंटे 2.25 घंटे भी खींच सकते हैं। जितना मैं चाहूँगी उतना मैं पढ़ूँगी। एक पन्ना पढ़ाऊंगी, एक पन्ना एक पेज और पढ़ाना है मुझे, पढ़ाऊंगी। नहीं पढ़ाऊंगी, SBU तक पढ़ाऊंगी। अरे मैंने 3 बार तो रिवाइज करवा दिया, 4थी बार करवा सकती हूँ रिवाइज, फिर पढ़ा दूंगी। बोलो थोड़ा सा और पढ़ेंगे बच्चों, एक ही पन्ना पढ़ेंगे बस। जितना जल्दी पढ़ोगे उतनी जल्दी फ्री हो जाओगे। 10 मिनट के लिए एक पन्ना नहीं, SBU तक पढ़ाऊंगी, देख लो। SBU नहीं पढ़ा,
अपन ने एक्सटर्नल पढ़े, अपन ने रिसोर्स कैपेबिलिटी की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या पढ़ा? तो समझिए कि हमारे बैंक में हमारे माइंड में जॉब भी रहती है, पोस्ट भी रहती है, सब्जेक्ट रहते हैं, ये करते हैं। इफेक्टिव, एफिशिएंसी, क्या बोलना क्या चाहते हो, मैं समझी नहीं। याद इसको नहीं जाओगे। एक तो होता है काम पूरा करना और एक काम को सही ढंग से करना, तो दोनों में फर्क होता है। मैं दोनों करूंगी, मैं दोनों करूंगी, इफेक्टिव भी और एफिशिएंसी भी। मैम हमने नहीं इतनी परफेक्ट बैलेंस हो सकता है। चलो पढ़े। अरे अच्छा है, मजेदार टॉपिक है। चलो पढ़े, हो गया रिक्रिएशन, एनर्जी रीगेन। चलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस। बच्चों बताओ मुझे पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? क्या पूछ रहे हो? What is the meaning of portfolio? Combination of different things. Example, शेयर्स का पोर्टफोलियो। वेरी गुड। आपके अलग अलग शेयर्स होते हैं, वो एक तो पेज पे दिखते हैं कि मेरे ये सारे शेयर्स हैं, उसे क्या कहूँगी? पोर्टफोलियो। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था आईटीसी कंपनी। आईटीसी कंपनी के होटल्स हैं, उसके स्टेशनरी का सामान है और वो टबैको का बिजनेस करती है। ये उसका क्या हो गया? आईटीसी का पोर्टफोलियो। आईटीसी से पूछो तुम क्या करते हो, वो 3 बताएगा, मेरा पोर्टफोलियो में ये है। कोई दुकान है तो वो शर्ट्स भी बेचती है, वो टी शर्ट्स भी बेचते हैं वो लोग, वो जीन्स भी बेचते हैं। अगर उनसे उनका पोर्टफोलियो पूछा जाए तो शर्ट्स, टी शर्ट्स हैं, जीन्स उनका पोर्टफोलियो है। अगर मेरे से मेरा पोर्टफोलियो पूछा जाए कि अर्पिता का पोर्टफोलियो क्या है, मैं आपको स्टैट्स पढ़ाती हूँ, मैं आपको इको पढ़ाती हूँ, मैं आपको EIS एंड SM पढ़ाती हूँ। ये मेरा क्या हो गया? पोर्टफोलियो। तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रुप ऑफ बिजनेसेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ भी डील करती है उसे क्या कह देते हैं? उसका पोर्टफोलियो कह देते हैं। तो पोर्टफोलियो मतलब ग्रुप ऑफ बिजनेस, ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती हैं उसे क्या कह देते हैं? पोर्टफोलियो कह देते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करते रहना चाहिए, हाँ या ना? टाइम टू टाइम। हाँ, क्यों? आपके शेयर्स हैं बच्चों, दिमाग लगाओ। शेयर्स हैं आपके पास, आपने 4 कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, वो आपका 4 पोर्टफोलियो। तो आप टाइम टू टाइम उनको एनालाइज करोगे, हाँ या ना, और क्यों? अगर हाँ तो क्यों? क्या चल रहा है, मुझे कौन सा शेयर में पैसा और लगाना है और कौन से शेयर से मुझे पैसा निकाल लेना है। जो डूबता हुआ दिख रहा है उससे मैं निकाल लूंगी और जो मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है उसको मैं और इन्वेस्टमेंट कर दूंगी। तो कोई भी बिजनेस अपने सारे प्रोडक्ट्स को कभी भी स्टैटिक मैनर, सेम तरीके से नहीं चला सकता। टाइम टू टाइम उसको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए कि किस प्रोडक्ट को तो मुझे कंटिन्यू करना है और किस प्रोडक्ट को मुझे डाइवेस्ट करना है। डाइवेस्ट मतलब बच्चों पैसा निकाल लेना है, कहाँ पे मुझे पैसा और लगाना है, कहाँ पे मुझे पैसा निकाल लेना है। पोर्टफोलियो एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेंथ मैं कहाँ पे लगाऊं जहाँ पे मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकते हैं।
ऐसे कौन सा बिजनेस है जहां मैं मैक्सिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करूं ताकि मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। इसीलिए आप क्या करते हो, पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो इसका एडवांटेज क्या है, आप अपनी रिसोर्सेज को उस जगह पे चैनलाइज करते हो जहां आपको ग्रेटेस्ट पोटेंशियल दिखता है, जहां आपको रिटर्न्स सबसे ज़्यादा दिखते हैं, उस जगह पे आप अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हो, यहाँ पे चैनलाइज करते हो। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस के कुछ मॉडल्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उन मॉडल्स को पढ़ने से पहले हमें ये 3 कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब ये आप लिखोगे कहाँ एग्जाम में, जो मैं 3 कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगी, आपसे अलग से वो पूछेगा, अलग से पूछेगा व्हाट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस, डेफिनेशन 2 नंबर की। तो जो अभी तक अपन ने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ थिंग्स, और हम कोई भी बिजनेस स्टैटिक मैनर में नहीं चलता, टाइम टू टाइम उनको रिव्यू करते हैं कि कहाँ पैसा लगाएं और कहाँ से निकालें और उसका एडवांटेज क्या है। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन। ये जो 3 कंसेप्ट्स अपन पढ़ने जा रहे हैं ये वो अलग से पूछेगा। एक्सप्लेन एसबीओ तो लिखना है, एक्सप्लेन पीएलसी तो लिखना है, एक्सप्लेन एक्सपीरियंस कर्व तो लिखना है। अदरवाइज ये तीनों कंसेप्ट्स अपन को किसी आंसर के साथ नहीं लिखना है, अलग से पूछेगा तो ही लिखना है। तो अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे एसबीयू। 3 कंसेप्ट्स हैं, एसबीयू, एक्सपीरियंस कर्व एंड पीएलसी। एसबीयू बच्चों ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैसे कहाँ पढ़ा था एसबीयू वर्ड? एक जगह पढ़ा था। थैंक यू। वो यही जगह थी, यही क्लासरूम, यही प्रोफेशनल हब की बिल्डिंग। सेकेंड लेवल जो डिविजनल लेवल था उसे ही आप क्या कहते थे, एसबीयू। वेरी गुड। आईटीसी में स्टेशनरी, आईटीसी में टोबैको, आईटीसी में होटल। ये उसका कौन सा लेवल हो गया बच्चों? एसबीयू लेवल हो गया। तो एसबीयू लेवल्स कौन से हो गए? जो डिविजनल लेवल्स होते हैं। हर एक एसबीयू का अपना अलग ऑब्जेक्टिव है, बट इन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें आईटीसी कंपनी को क्या देने हैं? मैक्सिमम रिटर्न्स देने। हर एक एसबीयू की प्लानिंग अलग या सेम? अलग। स्टेशनरी की अलग, होटल्स की अलग, टोबैको की अलग। हर एक एसबीयू के सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स सेम या अलग? अलग। हर एक एसबीयू का सीईओ सेम या अलग? अलग। हर एक एसबीयू का विजन, मिशन सेम या अलग? अलग। ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एसबीयू के। हर एक एसबीयू की प्लानिंग अलग, हर एक एसबीयू का कॉम्पिटिटर्स अलग, हर एक एसबीयू का सीईओ अलग, जो वहाँ के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जिम्मेदार होगा, जो वहाँ के विजन और मिशन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हमें एसबीयू के बारे में क्यों जानना चाहिए बच्चों? स्टेशनरी, टोबैको, होटल्स, आईटीसी का जो मेन ओनर होगा वो इन तीनों के बारे में टाइम टू टाइम क्यों रिव्यू करेगा? अरे कि किसके अंदर मुझे पैसा लगाऊं और किस में से पैसा निकाल लो, कौन सा एसबीयू मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है और कौन सा एसबीयू मुझे अनअट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, इतना सही पढ़ना था।